और मायावती ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना लिया, किंतु गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने और सभी जाति एवं धर्म में आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन और अति निराशाजनक रहा है। और उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एसीएस स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा है और डॉक्टरों के ट्रांसफर पर सवाल उठाए हैं। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ट्रांसफर नीति का पालन नहीं किया गया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से ट्रांसफर किए गए। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। और आज अखिलेश यादव योगी सरकार के 100 दिनों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अखिलेश आज सुबह 11 बजे पीसी करेंगे और इसके साथ ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत भी अखिलेश यादव करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के ट्रेलर को लेकर विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय ने इस फिल्म के पोस्टर पर आपत्ति जताई है। कनाडा उच्चायोग से इसकी शिकायत की गई है। टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर और प्रीमियर पर विवाद बढ़ गया। हिंदू भावनाएं आहत होने पर भारत ने ऐतराज जताया है। भारतीय उच्चायोग के आयोजकों से चिंता जाहिर की है। उच्चायोग ने कनाडाई अधिकारियों और कार्यक्रम के आयोजकों से ऐसी सामग्रियों को वापस लेने का आग्रह किया है। फिल्म में मां काली को धूम्रपान करते हुए दिखाने पर संतों ने भी नाराजगी जताई है। फिल्म पर प्रतिबंध और फिल्म मेकर लीना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संत समाज ने सनातन धर्म का इसे अपमान बताया है। और फिल्म काली के पोस्टर विवाद पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जाहिर की। साधु संतों ने फिल्म को बैन करने और फिल्म मेकर लीना पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू देवी देवताओं के विषय में अमर्यादित ढंग से उनको प्रस्तुत किया जाता है और इसीलिए बहुसंख्यक समाज बहुत दिन से इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है कि ऐसे लोगों को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। नहीं, बहुसंख्यक समाज जो है, जब अन्य धर्म के लोगों के लिए अगर कोई जो है जरा सी कोई बात हो जाती है तो पूरे वर्ल्ड में जो है हंगामा मच जाता है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लगातार मजाक बनाया जा रहा है और अच्छा नहीं होगा। इस पर जो है इसको रोका जाए, नहीं तो इसको जो है लेकर के अगर लोगों का आक्रोश जो है बढ़ा तो इसको फिर से संभाल नहीं पाएंगे लोग। हमारे देवी देवताओं को मुख में इस प्रकार से मुख में सिगरेट पकड़ा देना, यह क्या दर्शाता है? इसके नाते मैं मांग करता हूं, अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भी कह सकते हैं सर तन से जुदा। हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा। हम भी पूरे देश में वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाएगा। और फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। विवेक ओबेरॉय ने सीएम आवास पर पहुंचे और उन्होंने सीएम योगी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम योगी ने विवेक ओबेरॉय को पौधे भी भेंट किए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक ओबेरॉय मिलने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान दोनों के बीच में काफी देर तक चर्चा की गई और फिर सीएम योगी की तरफ से विवेक ओबेरॉय को पौधा भी भेंट किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विवेक ओबेरॉय मिलने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। शिष्टाचार मुलाकात थी और काफी देर तक दोनों के बीच में इस पर चर्चा हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम योगी ने विवेक ओबेरॉय को पौधा भी भेंट किया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दारागंज इलाके में छात्रों के 2 गुट आपसी विवाद में भिड़ गए। फायरिंग और बमबाजी में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो प्रयागराज से खबर है, जहां पर दारागंज इलाके में छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग हुई है, बमबाजी हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल तो अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो प्रयागराज का दारागंज इलाका, जहां पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से बमबाजी भी की गई है
और अब इसमें बताया जा रहा है कि 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और अयोध्या में रामलला मंदिर की स्थायी सुरक्षा समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग और ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां पर रामलला की सुरक्षा का खास तौर पर एक खाका तैयार किया गया। सरकार ने सीआईएसएफ को रामलला की सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी दी, जिसमें श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और रामलला की सुरक्षा भी सख्त हो सके। इसको लेकर खाका तैयार कर लिया गया है, जिस पर स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रस्ट ने आखिरी मुहर लगाई है और अब सरकार को ये रिपोर्ट भेजी जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला की सुरक्षा में किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं की जा सकती, इसलिए बैठक में सभी व्यवस्थाओं और पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। अब 4 एजेंसियों के अपने अपने मानक हैं। दर्शनार्थी को कष्ट भी ना हो, सुरक्षा पूरी रहे, वर्दीधारी बंदूकधारी लोग कम से कम दिखाई दें, गरीब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, उनकी श्रद्धाओं को सुरक्षा के उपकरणों से कोई ठेस ना पहुंचे, ये भी चर्चा में आया है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। अब तो हालात ये हैं कि कांग्रेस प्रयागराज में अपने सबसे पुराने ऑफिस को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ऑफिस का किराया तक नहीं चुकाया जा पा रहा है। नतीजा, कांग्रेस को चंदा लगाना पड़ रहा है, ऊपर से बिजली का बिल बकाया है, सो अलग। दीवार पर टंगी इस लिस्ट में दर्ज नामों पर नजर डालिए और फिर सुनते जाइए कि बदलते हुए दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी किस हाल में पहुंच गई है। लिस्ट में पहला नाम कमला नेहरू का है, दूसरा नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। इस लिस्ट में एक नाम इंदिरा गांधी का भी है। मतलब वो चेहरे जिन्होंने कांग्रेस को राजनीति में स्थापित किया, वो नाम जो प्रयागराज शहर कमेटी के अध्यक्ष रहे और इसी कार्यालय से शहर में कांग्रेस की नींव मजबूत की। लेकिन अब यही कार्यालय कांग्रेस से छिनने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो ऑफिस का किराया देने के लिए पैसे हैं, ना ही बिजली बिल चुकाने के लिए। बिजली काट दी गई, उसके लिए हम लोग अभी बात कल करेंगे और जो भी होगा उसको जमा किया जाएगा। फिर जी नहीं, बिजली के चंदा नहीं जुटाया जा रहा है, बिल जो है गलत आया है। साफ है, इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हकीकत कांग्रेस नेताओं के दावों से उलट है। जानकारी के मुताबिक 1991 से अब तक बिजली का बिल नहीं चुकाया गया है। कार्यालय का 6,12,000 का बिजली बिल बकाया है। कार्यालय का किराया भी जमा नहीं किया गया है। 3,15,000 रुपए मकान का किराया बाकी है। कांग्रेस को 15 जुलाई तक किराए का भुगतान करना है। अगर कांग्रेस की ओर से कार्यालय का किराया जमा नहीं कराया जाता तो फिर कांग्रेस को कार्यालय छोड़ना होगा। अब रकम जुटाने के लिए कांग्रेस चंदा मांग रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी इसीलिए बुलाई गई। हालांकि कांग्रेस नेता वजह कुछ और बता रहे हैं। जो बैठक बुलाई गई थी, ये नगर निगम के होने वाले चुनाव के संदर्भ में कि आगे हम लोग वार्ड वाइज बैठक करेंगे और जल्द ही परसीमन वाला जैसे ही आ जाता है वैसे हम लोगों की पूरे वार्डों में बैठक शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि कार्यालय का किराया देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख रुपए जारी किए हैं। 50,000 रुपए प्रमोद तिवारी ने दिए हैं, बाकी की रकम चंदे के जरिए जुटाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये है कि अगर कांग्रेस को किराया देने के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है तो बिजली का बिल कैसे चुकाएगी, और अगर बिजली का बिल नहीं चुकाया गया तो बिजली कनेक्शन कटने का डर है। मतलब मुश्किल ही मुश्किल।